अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मो केमिस्ट्री। और बच्चे आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। देखें बच्चे, जब भी हमारे पास कोई केमिकल चेंज आता है, लेट्स सपोज रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो बच्चे उस वक्त जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में या इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। अब हमें पता है कि अगर वो एब्जॉर्ब होगी तो उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर वो इवॉल्व होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बच्चे ऐसा होता क्यों है? देखें, हमारे पास जब रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट्स में मौजूद बॉन्ड ने ब्रेक होना है और प्रोडक्ट्स के अंदर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होनी। और फिर हमें ये भी पता है बच्चे कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, मीन वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जब न्यू बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो उस वक्त एनर्जी रिलीज़ होगी, मीन बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर एनर्जी क्या है, रिक्वायर है, एब्जॉर्ब होगी। और फिर जो बॉन्ड मेकिंग होगी उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो हम बोलेंगे बॉन्ड मेकिंग इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन बॉन्ड मेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ओवरऑल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी का जो चेंज आता है वो किस वजह से आता है? देखें बच्चे, ये थे रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट, ये कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट्स के अंदर। हमने कहा कि रिएक्टेंट्स के अंदर एनर्जी ने एब्जॉर्ब होना है क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है। जब प्रोडक्ट्स हैं उस साइड पर बच्चे एनर्जी ने क्या होना है, रिलीज़ होना है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स के अंदर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो फिर हमने ये भी साथ कह दिया था कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक, बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक। अब नेक्स्ट बच्चे बात देखें, अब ओवरऑल वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। मीन ओवरऑल उस रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो बच्चे वो डिपेंड करता है इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, इनके एनर्जी डिफरेंस के ऊपर। देखें, हमने रिएक्टेंट्स में उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमने एनर्जी को ऐड करवाया था, और प्रोडक्ट्स के अंदर जब वो बॉन्ड बने तो वहाँ से एनर्जी ने क्या होना है, रिलीज़ होना है। अब अगर हम रिएक्टेंट्स में उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो और एनर्जी जो रिलीज़ होनी है वो कम हो, कि रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, लेकिन जब प्रोडक्ट्स में न्यू बॉन्ड बने वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ तो हो लेकिन वो एनर्जी रिलीज़ कम हो, तो फिर ओवरऑल इसका नेट रिज़ल्ट क्या होगा कि जो सिस्टम के अंदर एनर्जी वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और वो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब दूसरी स्टेट की हम बात कर लेते हैं कि रिएक्टेंट्स में हमें जो एनर्जी रिक्वायर हो वो कम हो, लेकिन प्रोडक्ट्स में जब बॉन्ड बने तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो। तो बच्चे फिर इसका नेट रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे फिर बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। मतलब हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर है और प्रोडक्ट्स के अंदर जब बॉन्ड बने वहाँ पे एनर्जी कम रिलीज़ हो रही है, तो फिर ओवरऑल क्या हुआ कि सिस्टम के अंदर एनर्जी ऐड हो रही है, तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी कम रिक्वायर हो, लेकिन जब प्रोडक्ट्स के अंदर बॉन्ड बने वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो, तो इसका नेट क्या होगा कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है और वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और बच्चे, केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्हीं हीट चेंजेस को स्टडी करना, इसे हम क्या बोलते हैं, थर्मो केमिस्ट्री बोलते हैं कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अब बच्चे, हर जो सब्सटेंस होती है वो कोई ना कोई एनर्जी को पोजेस करती है, और हर सब्सटेंस की जो एनर्जी होती है वो दूसरों से क्या होती है, डिफरेंट होती है। और उसके अलावा जो सब्सटेंस की जो एनर्जी होती है बच्चे वो एसोसिएटेड होती है उसकी अमाउंट के साथ। अगर उसकी अमाउंट डिफरेंस होती जाएगी तो उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, डिफरेंट होती जाएगी। तो इसी वजह से बच्चे जो प्रोडक्ट्स की टोटल एनर्जी होती है वो कभी भी रिएक्टेंट्स की टोटल एनर्जी के बराबर नहीं होती। और जब भी कोई केमिकल चेंज आएगा तो एनर्जी हीट की फॉर्म में या एब्जॉर्ब होगी या वहाँ से इवॉल्व होगी, और उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। कि वो जो एनर्जी हीट के फॉर्म में इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब बच्चे, हम जो बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिलीज़, तो वो एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो किसके साथ होना है, वो सराउंडिंग के साथ होना है। अब फिर बच्चे वहाँ पर वही दो टर्म लिखे, अगर एनर्जी रिलीज़ होगी तो एक्सोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक। अब नेक्स्ट देखें, अब हम बात करते हैं बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो बच्चे
उस सिस्टम ने हीट को क्या करना है, रिलीज़ करना है, मतलब हीट इज़ गिवन आउट। तो बच्चे फर्स्ट क्या होगा, जब वो रिएक्शन हुआ तो उस सिस्टम का जो अपना टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर से इंक्रीज़ हो जाएगा। जब उसका अपना टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से इंक्रीज़ हो गया तो अब दोबारा अपने टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए वो जो एक्स्ट्रा हीट होगी वो किसके अंदर बच्चे लॉस हो जाएगी, इट विल बी लॉस टू द सराउंडिंग। दोबारा बच्चे सुन लें, देखें एक्सोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से जो सिस्टम था अब उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो अब दोबारा अपने इस टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो हीट की फॉर्म में सराउंडिंग के अंदर क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर बच्चे देखें क्या होगा। अब एंडोथर्मिक जब रिएक्शन होता है तो उस वक्त जो एनर्जी, जो हीट रिक्वायर होती है वो हीट हम कहाँ से लेते हैं, वो खुद पहले सिस्टम प्रोवाइड करता है। जब सिस्टम खुद अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो फिर सिस्टम का जो अपना टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अब अपने टेम्परेचर को दोबारा रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए ये सराउंडिंग से एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और जब वो एनर्जी को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा फिर उसका टेम्परेचर वो रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। अब अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपने देखनी है। इसका ऐसा यूनिट एनर्जी का क्या होता है, इसको हम मेजर करते हैं जूल के अंदर या किलो जूल के अंदर। एग्जाम्पल बच्चे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है कंबस्शन ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको आपको हीट याद होनी चाहिए -393 किलो जूल पर मोल, तो मीन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट बच्चे है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखें बच्चे, अगर वो एंडोथर्मिक होगा तो इंथैल्पी चेंज उसके लिए साइन हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। अगर वो एक्सोथर्मिक होगा तो इंथैल्पी चेंज के लिए हम साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव। अब चूंकि इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर साइन नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है तो मीन ये कौन सा रिएक्शन है, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके अंदर बच्चे जो हीट है वो रिएक्शन में से क्या होगी, इवॉल्व होगी। यहाँ पर बच्चे ये हैबर प्रोसेस की हम लास्ट टाइम पढ़ भी चुके हैं। अमोनिया की फार्मेशन बच्चे उसकी एनर्जी कितनी होती है, -41.6 किलो जूल पर मोल, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पर बच्चे अगर हम बात करते हैं वाटर की डिकम्पोजिशन की, वाटर को डिकम्पोज किया जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, यहाँ पर जो है वो एनर्जी रिक्वायर है। तो बच्चे ये कौन सा रिएक्शन, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर देखें साइन भी कौन सा लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस वक्त भी एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और ये भी कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बच्चे आपने याद रखना है कि आप देखें एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन ये दोनों आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करते। क्यों, ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनका आपस में रिएक्शन सिर्फ उस वक्त होता है जब इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, क्योंकि उस वक्त इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होगी तो तब ही इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और ये केमिकल रिएक्शन होगा। और ओवरऑल ये रिएक्शन क्या, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अच्छा हम बात करें थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर मेनली हम कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसके बच्चे अकॉर्डिंग है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बच्चे देखिए किसी भी सिस्टम के अंदर हमें उसकी एनर्जी कंटेंट या उसके हीट कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। क्यों बच्चे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज ज़रूरी है किसके लिए, फॉर द स्टडी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल, अगर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी करना है तो हमें उसमें हीट चेंजेस का भी पता होना। जैसे हमने याद करें, हमने लास्ट टाइम जब हैबर प्रोसेस को पढ़ा हमें पता चला कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फिर हमने उसकी यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए फिर हमने उसके अकॉर्डिंग क्या की थी, वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया था या डिक्रीज़ किया था। जैसे हम टेम्परेचर को वहाँ पर डिक्रीज़ करते थे वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता था। क्यों, क्योंकि ली शैटल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिक्रीज़ फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इस वजह से सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वो फॉरवर्ड में जाएगा। अब अगर हमें वहाँ पर एक्सो एंडो का कंसेप्ट ना होता तो फिर हमें उसके बारे में हमने इसको स्टडी नहीं कर पाना था। तो मतलब केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए हमें उसके हीट कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। अब जो थर्मो जो केमिस्ट्री होती है इसका लिमिटेड स्कोप है। क्यों बच्चे लिमिटेड है, क्योंकि हमारे पास चंद एक बच्चे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि जिनकी हम हीट ऑफ रिएक्शन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। बाज़ रिएक्शन में हीट चेंजेस ऐसी आती हैं कि हम उनको मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम बच्चे हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के। बच्चे ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए, विच टेक प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस, जिसको मतलब किसी बाहर से किसी
फोर्स के बगैर, किसी मदद के बगैर जो रिएक्शन खुद ब खुद हो, जैसे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टू द इक्विलिब्रियम स्टेट। इस रिएक्शन को बच्चे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं या नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं बच्चे। ये यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये इरिवर्सिबल होता है और ये एक रियल प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, देखिए जब वाटर हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो करता है, खुद ब खुद फ्लो करता है, तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब अगर हमने उसे लो से हाई तक लेकर जाना है, तो जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल एड नहीं होगी तो हम उसे लो से हाई तक नहीं लेकर जा सकते। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, ये भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब यहाँ पर बच्चे हम बात करते हैं जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जिंक को ऐड करते हैं, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के अंदर बच्चे कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है उसका वो भी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज रहता है, और ये भी क्या एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इस बच्चे देखें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, लेकिन अब उसकी कितनी हो चुकी है, +2, तो मीन जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। कॉपर की बात करें उसकी पहले +2 थी, अब वो किस में चला गया, 0 में, तो मतलब कॉपर की क्या हुई है, रिडक्शन। तो जिंक की ऑक्सीडेशन, कॉपर की रिडक्शन, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और इसके अंदर कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर भी डिस्चार्ज हो रहा है, और ये क्या एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब बच्चे देखें, अब हमारे पास अगर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है कि जिसको स्टार्ट करने के लिए हमें उसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जब वो स्टार्ट होगा तो फिर उसके बाद वो रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड करेगा, तो उस रिएक्शन को भी हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हम कोल की बर्निंग की बात करें, हाइड्रोकार्बन की बर्निंग की बात करें एयर के अंदर, तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जलाने के लिए हमें जस्ट उनको एक इनिशियल थोड़ी सी एनर्जी, एक जैसे हम बात करें कोयले की बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो उन्हें हमें एक स्पार्क के ज़रिए जस्ट थोड़ी सी जो एनर्जी है वो हमें देनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद वो रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट होता है और कंप्लीट हो जाता है, तो वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। जैसे हम बात करें बच्चे बर्निंग ऑफ द कैंडल, तो कैंडल को फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बर्निंग को स्टार्ट करने के लिए हमें से थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद वो कैंडल खुद ब खुद जलती रहती है, तो वो भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के उल्ट होते हैं, मीन ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होते, यहाँ से बाहर बच्चे इनको एक्सटर्नल एड की ज़रूरत होती है, बाहर से इनको जो है वो एनर्जी जो है उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब बच्चे यहाँ पर देखें, अगर हम बात कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इनके दरमियान जो लिमिटिंग केस है बच्चे वो है रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि हमने कहा था कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं दे आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो बच्चे मेनली जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, वो यूनी डायरेक्शनल होंगे, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन के अंदर हो सकते हैं। एग्जांपल की बात करें बच्चे, पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर के कोल्ड पार्ट से फिर भी हमने हीट को निकाल कर अगर हॉट सराउंडिंग के अंदर जाना है, तो फिर उसके लिए भी हमें हीट रिक्वायर है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर है, एक्सटर्नल एड रिक्वायर है। और ये बच्चे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, लेकिन डायरेक्ट कभी भी दोनों रिएक्ट नहीं करते। जब तक इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग नहीं होगी, लाइटनिंग से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, बाहर से एनर्जी नहीं आ गई, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। जब लाइटनिंग हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस एनर्जी के प्रेजेंस में दोनों ने रिएक्ट कर क्या प्रोड्यूस कर दिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो मीन ये क्या है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। अब बच्चे देखें, अब हमारा कॉमन एक्सपीरियंस क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन कि जब वो नेक्स्ट प्रोसीड करे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाए, रिलीज़। लेट्स सपोज ये रिएक्टेंट्स थे, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जब वो नेक्स्ट प्रोसीड हुआ तो उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हुई। अब बच्चे यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मीन कि इस रिएक्शन में जो हीट है जब वो सराउंडिंग के अंदर रिलीज़ हो जाएगी, तो मतलब इसकी फिर एनर्जी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। मतलब जब ये फॉरवर्ड में किया इसकी एनर्जी कम हुई, क्यों कम हुई, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी सारी जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो गई है, रिलीज़ हो गई है। तो फिर मीन हम ये कहेंगे कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं जब वो प्रोसीड होते हैं तो उनकी एनर्जी डिक्रीज़ होती है, तो वो सारे के सारे रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। अब बच्चे जब मैं बता रहा हूँ जब एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो मीन फिर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, क्योंकि जब उसकी एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो तो इन्वायरमेंट में लॉस हो चुकी है, मीन वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मतलब हम जनरल टर्म हम क्या बनाते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, मतलब जब ये फॉरवर्ड प्रोसीड करेंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, तो ये सारे के सारे स्पॉन्टेनियस। हालांकि ऐसा नहीं होता, हमारे पास कुछ ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, उनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जैसे हम बच्चे वाटर की बात करें,
अब यहाँ पर देखें बच्चे, जो वाटर है वो लिक्विड से किस फॉर्म में जा रहा है, गैशियस फॉर्म में जा रहा है। जैसे हम वाटर को हीट करते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो वो लिक्विड से वेपर में चला जाता है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। इस तरह हम बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की। बच्चे वो आयनाइज और कन्वर्ट हो रहा है, अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो मतलब फिर ये हुआ, मतलब ये हुआ कि हम मतलब ये हुआ कि हम एनर्जी चेंज की बेस पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि दोनों बच्चे कंडीशन आ गई है ना कि एक्सोथर्मिक वो भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं और उसके अलावा एंडोथर्मिक वो भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। मतलब एनर्जी चेंज की बेस पर हम ये प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि वो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो बच्चे फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास जो है वो फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसके बारे में नॉलेज हमारे पास होना ज़रूरी है। और ये जो फ्री एनर्जी का बच्चे जो कंसेप्ट है, इसके बस जैसे आपने इक्वेशन याद रखनी, इसकी इक्वेशन बच्ची होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बच्चे डेल्टा जी यहाँ पर क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बच्चे है फ्री एनर्जी चेंज, इसी की हम बात कर रहे थे। अगर हमें फ्री एनर्जी चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो फिर हम 100% ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पर डेल्टा जी क्या है, फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच क्या बचे, चेंज इन इंथाल्पी, टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर, और डेल्टा एस बचे क्या, इंट्रॉप, चेंज इन द इंट्रॉपी। इंट्रॉपी हम किसे बोलते हैं, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। तो मतलब ये टी डेल्टा इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो जब डेल्टा एच में से चेंज इन इंथाल्पी में से हम माइनस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड चेंज इन इंट्रॉपी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्री एनर्जी चेंज। और अगर इस फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू अगर नेगेटिव में आएगी, माइनस में आएगी, तो तब ये रिएक्शन बच्चे होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर इस डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो ये रिएक्शन होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर इस डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो तब ये रिएक्शन किस में होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। बच्चे ये 3 पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं। और लास्ट टाइम इसमें एमसीक्यूज भी आ चुका है, यहाँ पर अभी इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और यहाँ पर डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज है। अगर इसका आंसर नेगेटिव में आए तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, पॉजिटिव में आए तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर इसका आंसर ज़ीरो आए तो जो रिएक्शन है वो स्टेट, वो इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हम बच्चे बात करते हैं सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन। बच्चे थर्मो केमिस्ट्री की स्टडी के अंदर ये डिफरेंट टर्म्स अप्लाई की जाती हैं, इनको हम एम्प्लॉय की जाती हैं, इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम बच्चे बात करेंगे सिस्टम किसे बोलते हैं। देखें बच्चे, सिस्टम हम किसे बोलते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर जब हम कोई टेस्ट कर रहे होते हैं तो अंडर टेस्ट जितनी भी चीज़ को हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिन मटेरियल को हम यूज़ कर रहे होते हैं, या बच्चे आर्गूमेंट के पर्पज़ के लिए हम क्लासरूम में से जिस चीज़ को कंसीडर करेंगे, जो चीज़ हमारे अंडर स्टडी होगी, हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होगी, या हम जनरल ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स का कोई भी पोर्शन जो अंडर स्टडी हो, अंडर ऑब्जर्वेशन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो अब उस पोर्शन के अलावा बाकी जो यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। फिर बच्चे वो रियल या इमेजिनरी सरफेस जो उस सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है, सेपरेट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बाउंड्री बोलते हैं। अब बच्चे, इन एन एक्सपेरिमेंटल वर्क अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वन और मोर सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम। एक फ्लास्क लें, उस फ्लास्क के अंदर बच्चे किसी सब्सटेंस का वन, जैसे हमने यहाँ पर बात की है, हमने एक फ्लास्क लिया, एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर हमने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को कन्फाइन कर दिया, तो वो उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, तो वो क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। अब उसके अंदर वो जो सिलेंडर है, वो पिस्टन है, वो सारे के सारे बच्चे, और ऑल अदर ऑब्जेक्ट वो सारे के सारे क्या है, वो सराउंडिंग है। और उसके अंदर जो ऑक्सीजन पड़ी है बच्चे, वो उसका क्या है, सिस्टम है। जैसे हम और एग्जाम्पल बच्चे बात करते हैं, अ कप ऑफ वाटर इज़ अ सिस्टम। अब इस केस में उस कप के अराउंड जो एयर, सराउंडिंग में जो एयर होगी वो टेबल और कप, वो बच्चे सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, वो सराउंडिंग के अंदर आएंगी। और उसके अंदर जो जो बच्चे जो टी होगी या वाटर होगा बच्चे, वो हमारे पास वहाँ पर क्या होगा, वो सिस्टम होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर बच्चे देखें, ये हमारे पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हमने पहले ऐड किया हुआ था कॉपर सल्फेट, ऊपर से हमने ऐड किया जिंक, हम लास्ट में पढ़ भी चुके हैं। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अब इस रिएक्शन के अंदर अगर इस केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो वो हमारे बच्चे आएगा सिस्टम के अंदर, ये हमारा सिस्टम है। अब ये फ्लास्क, इसके सराउंडिंग में एयर, ये सब कुछ इसमें आएगा, सराउंडिंग में आएगा। और ये बच्चे वो इमेजिनरी या रियल लाइन जो इस सिस्टम को सराउंडिंग से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इसे हम बाउंड्री बोलेंगे। अब बच्चे, जो सिस्टम, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज़ द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। अब बच्चे, कोई भी अगर हम जब कोई भी प्रोसेस परफॉर्म होता है तो बच्चे उसके अंदर उसकी जो स्टेट होती है वो क्या होती है, चेंज होती है।
हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वाटर, हमने बीकर में वाटर लिया। अच्छा, जब उस वाटर का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एक सर्टेन टेम्परेचर और वॉल्यूम होगा। अब चूँकि ये इनिशियल कंडीशन और सिस्टम है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इनिशियल स्टेट बोलेंगे। अब हमने उस बीकर को हीट करना शुरू कर दिया। जब उस बीकर को हीट करेंगे तो बच्चे फिर जो सिस्टम होंगी उसके अंदर हीटिंग के बाद क्या आएंगी, चेंजेस। और चेंजिंग के बाद उन टेम्परेचर और वॉल्यूम की जो उस सिस्टम की जो फाइनल कंडीशन होगी उसमें क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेट बोलेंगे। अब इन दोनों इनिशियल और फाइनल स्टेट, इन दोनों को कंपेयर करके वहाँ पे हम जो चेंज आ रहा है उस चेंज को हम बच्चे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर T1 उसका इनिशियल टेम्परेचर है, T2 फाइनल टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनल में से इनिशियल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बच्चे नेक्स्ट बात करें, देखते हैं स्टेट फंक्शन कैसे बोलते हैं। बच्चे स्टेट फंक्शन हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम के जो जस्ट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ के थ्रू वहाँ पर जो है वो चेंज आया है, वो पाथ पर डिपेंड ना करे, जस्ट इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, तो हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। अ स्टेट फंक्शन is a macroscopic property of a system which has some definite value for the initial and final state and which is independent of the path adopted to bring about the change। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि चेंज कैसे आया है, वो जस्ट किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। बच्चे यहाँ पर इसके एक एग्जांपल से भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहले इसकी एग्जांपल देखें कि बच्चे जो स्टेट फंक्शन होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, इंथैल्पी है, इंट्रोपी है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्टेट फंक्शन है। अच्छा, अब जो बच्चे पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें बोलते हैं पाथ फंक्शन। जैसे हीट की बात करेंगे वो एक पाथ फंक्शन है, बच्चे वर्क की बात करेंगे वो पाथ फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। एग्जांपल बच्चे देखें, लेट्स सपोज हमारे पास गैस का एक इनिशियल वॉल्यूम V1 था, उसका फाइनल वॉल्यूम कितना बन गया, V2। तो चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो बच्चे जब भी हमने इस चेंज इन वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, तो अब वॉल्यूम चूंकि एक स्टेट फंक्शन है, अब चूंकि ये स्टेट फंक्शन है तो बच्चे ये जस्ट डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। इसको जस्ट V2 और V1 की वैल्यू चाहिए। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो जो वॉल्यूम चेंज आया है वो कैसे आया है। देखिए, हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे फिर भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे फिर भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज़, प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मीन टेम्परेचर को चेंज करके भी वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम आ सकता है, प्रेशर को चेंज करके भी चेंज इन वॉल्यूम आ सकता है। लेकिन वॉल्यूम चूँकि एक स्टेट फंक्शन है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो टेम्परेचर से चेंज आया या प्रेशर से चेंज आया, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम की वैल्यूज़ क्या हैं। मतलब जस्ट वो जो है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि हमने कौन से पाथ को फॉलो करके वो चेंज लाए हैं, वो टेम्परेचर को चेंज करके वॉल्यूम में चेंज आया है या प्रेशर को चेंज करके वॉल्यूम में चेंज आया। मतलब वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता, वो जस्ट डिपेंड करता है वॉल्यूम की इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। तो इस वजह से बच्चे हम इसे क्या बोलते हैं, एक स्टेट फंक्शन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।